जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिए थे आपको कि हम एक बिहार शॉप करके एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि ई कॉमर्स होगा। उसमें लारावेल का इस्तेमाल करेंगे और एडमिन पैनल रखेंगे और बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। वो उसी को आज हम लोगों ने यहाँ से इंस्टॉलेशन से शुरू करते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए हम लोगों ने प्रोसेस लगा दिया जिसका नाम है बिहार शॉप। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कमांड पे लारावेल न्यू बिहार शॉप डाला है। और मैं अभी शुरू में ना ब्रीज ले रहा हूँ ना जेट स्ट्रीम ले रहा हूँ। मैं एकदम कोर पे बना रहा हूँ इसको बिना ब्रीज के। और ये इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है और डेटाबेस के तौर पे मैं माइस्क्वेल लूँगा और माइस्क्वेल के पर काम करूँगा। देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है बिहार शॉप और इसको मैंने गिटहब पे भी डालने का सोचा है ताकि ओपन सोर्स अवेलेबल हो जाए और काम कर सके। तो सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, फोल्डर्स बनाएंगे, उसके अंदर का कंटेंट बनाएंगे, कौन कहाँ पे रहेगा इस तरह से। तो सबसे पहला काम ये कर लेंगे कि हम लोग प्रोजेक्ट को रन करके चेक कर लेंगे हाँ सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। तो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ टर्मिनल ओपन किया है और जितने कंट्रोलर्स बनने वाले हैं और जितनी चीज़ें होने वाली हैं वो सब हम लोग करेंगे। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग पहले PHP आर्टिशन सर्व ये लगा के चेक कर लेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि कई तरह इंस्टॉलेशन में कोई एरर तो नहीं है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो ये हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से मैं अब यहाँ पर अब इसके फोल्डर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेरे पास टोटल मिलाकर 3 पैनल है। पहला पैनल है जिसमें पब्लिकली बिना कोई लॉगिंग किए हमको मेरा प्रोडक्ट देख सकता है, मेरा सर्च कर सकता है प्रोडक्ट को, पूरा एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है। दूसरा सेक्शन ये है कि लॉगिन करने के बाद कोई अपना माई ऑर्डर देख सकता है, रिटर्न कर सकता है, रिफ़ंड देख सकता है, ये सारी चीज़ें जो कि एक यूज़र का पैनल हो गया। और तीसरा जो आखिरी पैनल है वो मेन पैनल है, ऑर्डर को देखने के लिए या फिर कह लो मेन काम करने के लिए फुल कंट्रोल के साथ आएगा एडमिन पैनल। तो 3 पैनल हो गया, एडमिन पैनल, यूज़र पैनल और पब्लिक पैनल। तो तीनों के लिए जो रिसोर्सेज फाइल्स होंगे वो तीनों को हम सेपरेट फ़ोल्डर में डालने वाले हैं। तो ये जो रिसोर्सेज फोल्डर है, व्यू वाला फ़ोल्डर है, इसमें हम लोग यूज़र लिख देंगे तो यूज़र वाला पैनल के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस जगह पे मैं डाल दूँ यहाँ पर एडमिन, तो ये फ़ोल्डर एडमिन के लिए हो जाएगा खास करके, और जो बाहर रख दूँ वो पब्लिक के लिए हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो पब्लिक का फ़ोल्डर भी बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बट मुझे नहीं लगता है कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एडमिन का सारा फाइल यानी सारा PHP फाइल इसमें रखेंगे, यूज़र का सारा PHP फाइल इसमें रखेंगे। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या क्या मॉडल्स चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हमको यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ मॉडल, जिसमें हमको चाहिए सबसे पहला कैटेगरी मॉडल, कैटेगरी और इसका माइग्रेशन कंट्रोलर रिसोर्सेज और सीडर और फैक्ट्री भी रहेगा। ये क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सीडर और फैक्ट्री तो FCRSF, ठीक है, सब कुछ यानी माइग्रेशन कंट्रोलर रिसोर्स के साथ सीडर और फैक्ट्री ये नई चीज़ हो गई, बाकी तुम्हारे पास है पहले से। तो सीडर फैक्ट्री का जब इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल बताएंगे कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी नाम का एक बना लिया। देखो पांचों चीज़ बन गया, मॉडल बन गया, फैक्ट्री बन गया, माइग्रेशन बन गया, सीडर बन गया, कंट्रोलर बन गया। तो सारे फाइल्स अवेलेबल हो गए। इसी तरीके से हमको क्या क्या और बनाना है, तो कैटेगरी बनाने के बाद मैं बनाऊँगा यहाँ पे प्रोडक्ट नाम से, यानी कि प्रोडक्ट में जैसे हम लोग क्या ई कॉमर्स बना रहे हैं तो मान लो शैम्पू एक कैटेगरी है तो उसको स्टोर करेंगे, और क्लिनिक प्लस उसका प्रोडक्ट है तो क्लिनिक प्लस के लिए स्टोर करने के लिए प्रोडक्ट। अब इसमें भी MCR सब कुछ रहेगा। तो ये ऑटोमेटिक देखो यहाँ पर कंट्रोलर वगैरह सब बन जाएगा। देखो ये दोनों चीज़ बन गया, साथ में तुम देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों कंट्रोलर भी बन गया, ऐसे माइग्रेशन भी बन गया। टेबल के बारे में बात बाद में कर लेंगे। इसी तरीके से अगर मेरे पास प्रोडक्ट का हो गया, कैटेगरी हो गया, तो और क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऑर्डर टेबल बनाना है ऑर्डर स्टोर कराने के लिए, यानी कि जब ऐड टू कार्ट करेंगे तब ऑर्डर टेबल होगा, तो ऑर्डर के लिए भी हम लोग अवेलेबल। लेकिन इसमें सीडर फैक्ट्री नहीं चाहिए हमको, और वो नहीं चाहिए, सिर्फ कंट्रोलर चाहिए और माइग्रेशन चाहिए। तो MC, ठीक है, हो गया। इस तरीके से हम ऑर्डर के अंदर जो डेटा होगा उसको ऑर्डर आइटम्स कहेंगे, यानी एक एक डेटा बहुत सारा प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हैं एक ऑर्डर में, तो ऑर्डर आइटम्स। इसमें भी MC ही डालेंगे, और ये कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी तो रखेंगे, नहीं तो डिलीट मार देंगे। तो मेरे पास टोटल मिला के अभी 4 मॉडल मैंने बनाया है। पहले से ही यूज़र होता है और मैंने ये 4 बनाए। जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो अनट्रैक्ड फाइल है, यानी उसको गिटहब पे नहीं ट्रैक किया गया।
लेकिन इसलिए वो ग्रीन है। जब मैं इसको मॉडिफाई करूँगा तो ये इस तरह से काम करेगा। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस में से हम लोग यहाँ पर क्या क्या कर दिए, कैटेगरी कंट्रोलर पहला बनाए, फिर प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाए, फिर ऑर्डर आइटम। ऐसे हायरार्की क्यों रखे हम बताते हैं आपको। इसके पीछे का कोई रीज़न है। कैटेगरी का आईडी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होगा, तो पहले कैटेगरी बनेगा तभी इस्तेमाल हो सकता है। यानी कैटेगरी का टेबल पहले बनना चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट टेबल बनना चाहिए। तो मैं जिसको पहले बनाया हूँ वो पहले बनेगा। तो इस हायरार्की को मेंटेन करना पड़ेगा आपको। कैटेगरी का आईडी प्रोडक्ट में दिखेगा, इसीलिए मैंने पहले कैटेगरी बना दिया तब प्रोडक्ट बनाया, नहीं तो प्रोडक्ट में आईडी कहाँ से लाते। इसी तरह से प्रोडक्ट का आईडी ऑर्डर में दिखेगा तो उसके बाद बनाया, और ऑर्डर का जो डेटा है वो ऑर्डर आइटम में चाहिए, इसलिए मैंने हायरार्की यूज़ किया, जो वही यूज़ करके आपको बनाना है। अगर आपने उल्टा सीधा किया तो माइग्रेशन का जो फाइल है यहाँ पर इस हायरार्की में नहीं बनेगा, क्योंकि सब में टाइम टेबल के हिसाब से अरेंज होता है। देखो, पहले कैटेगरी बनेगा, फिर प्रोडक्ट, फिर ऑर्डर आइटम, इसी सीक्वेंस में बनेगा। अगर आपका इस सीक्वेंस में नहीं बनता तो एरर आ जाएगा आपको, क्योंकि फ़ॉरेन की एक दूसरे में चाहिए। तो वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि कहाँ इशू आता है। खैर, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मेरा 4 कंट्रोलर बन के तैयार है, और मैं जो एडमिन पैनल का सारा काम करूँगा उसके लिए कंट्रोलर चाहिए, एडमिन कंट्रोलर। पब्लिक का जो काम करूँगा उसके लिए चाहिए पब्लिक कंट्रोलर, और यूज़र का जितना काम करूँगा उसके लिए चाहिए यूज़र कंट्रोलर। तो 3 कंट्रोलर मैं बना लेता हूँ सेपरेट इन डेटाबेसेस के अलावा। तो ये इस तरह से लिख देते हैं, कंट्रोलर, मेक कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर। इसकी कोई हायरार्की नहीं है, ये मॉडल नहीं है, इसलिए इसकी कोई हायरार्की नहीं है। जस्ट आप बना लो एडमिन कंट्रोलर, एडमिन को फॉलो करने के लिए, और पब्लिक कंट्रोलर, इसको हम लोग होम कंट्रोलर भी कह सकते हैं, अच्छा रहेगा होम। पब्लिक क्योंकि कीवर्ड होता है ना, इसलिए यूज़ नहीं करना है। होम कंट्रोलर इज़ ए पब्लिक कंट्रोलर, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंट्रोलर्स है। देखिए फाइल धीरे धीरे बढ़ गया। मैं सिर्फ फाइल बना रहा हूँ, अभी फैला रहा हूँ फाइलों को, और उसके बाद मैं आगे का काम करूँगा। तो मोटे तौर पे हमारा जो राउट्स है वो कैसा बनेगा। तो देखिए राउट्स में क्या है कि ये जो अभी होम पेज पे राउट्स है इसको कमेंट कर देते हैं, हटाते नहीं है, कमेंट कर देते हैं। अब जितना भी हम लोग को ना यूज़र का राउट्स बनाना है वो यूज़र कंट्रोलर्स बनाना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर राउट कॉलन प्रीफिक्स से क्या होगा, सभी यूआरएल में ये लगा रहेगा यूज़र/यूज़र। उसके बाद एरो ग्रुप फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। ये देखिए, अब आप इसके बीच में जितना काम करेंगे उसमें /यूज़र लगा के एक्सेस किया जा सकता है। इसी तरह से एडमिन का भी आपको करना है, तो /एडमिन। तो क्या हुआ, /यूज़र में जाने के लिए ये, /एडमिन में जाने के लिए, और पब्लिक के लिए तो कोई चीज़ चाहिए नहीं, पब्लिक तो ऐसे भी अवेलेबल है। मोटे तौर पे आपका प्रोजेक्ट में जो राउट्स बनेगा उसके लिए ग्रुप तैयार कर लिया। अभी तो बना नहीं रहे हैं, लेकिन ग्रुप तैयार कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन की बात करते हैं। तो सबसे पहले एडमिन से ही शुरू करेंगे, क्योंकि सारा डेटा वहीं मैनेज होगा। तो एडमिन के अंदर में हम लोग यहाँ पर एडमिन का फाइल बना लिया, और इसके अंदर कुछ अलग अलग फोल्डर्स बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एडमिन बेस बनाता हूँ .blade.php। बेस वो फाइल होता है जिसमें सब कुछ कॉमन होगा, यानी हर फाइल में ये अवेलेबल हो जाए। तो ये एडमिन पैनल यहाँ पर लिख देते हैं। एक और बात ये है कि आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दिखाना है, तो हर बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप .env फाइल में आइएगा, और यहाँ पर आप यहाँ पे लारावेल लिखा हुआ है, इसको चेंज कर दीजिए अपने प्रोजेक्ट के नाम से। तो जैसे बिहार शॉप, ठीक है। अगर स्पेस आ रहा है तो डबल कोट्स ज़रूर डालिएगा, क्योंकि यहाँ स्पेस देने से सेपरेट माना जाता है। तो डबल कोट्स कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो बिहार शॉप, ठीक है, ये मैं यहाँ डाल दिया। अगर फ्यूचर में वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल यू नीड, इस तरह का कुछ भी स्लोगन ये वगैरह डाल सकते हैं, जो बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमको नाम चाहिए तो हम सिर्फ लिखेंगे 2 बार कर्ली ब्रैकेट, जो कि हमारा वेरिएबल प्रिंट करने का तरीका है। ENV लगाने से, ये हेल्पर लगाने से ENV में रखा हुआ कोई भी फाइल का नाम, किसी भी तरह का जितना कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो .env लगाने से ही ऐसा हो .env फाइल को एक्सेस करेगा env हेल्पर। और यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल का नाम। जैसे वहाँ पे नाम था ऐप नेम, और वो भी कैपिटल में था, तो कैपिटल में ही लिखना है। मैं आपको दिखा दूँ अगेन, आप देख सकते हैं ऊपर ऐप नेम,
ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा। तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बिहार शॉप आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पाइपलाइन दे देते हैं एडमिन पैनल और उसके बाद बिहार शॉप और वो आ गया वन स्टॉप शॉप, वो सब आ जाएगा यहाँ पे। ये मेरा होम पेज है और इसमें हम अपना हेडर फाइल भी बनाएंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए बस इसी पेज को दूसरे पेज में एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ा है इनहेरिटेंस, वैसे ये काम करता है। तो टेम्पलेट इनहेरिटेंस कर रहे हैं हम। इसके लिए हम पहला पेज जो बनाएंगे उसका नाम रख लेते हैं डैशबोर्ड। मतलब एडमिन पैनल पे जाते ही साथ जो पहला पेज खुलेगा उसका नाम होगा डैशबोर्ड। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जितना कोड लिखा हुआ है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाए, यानी इनहेरिट हो जाए। तो बस मैं एक्सटेंड लगाऊंगा, जो कि @एक्सटेंड लगा के होता है। फोल्डर का नाम एडमिन है और उसके अंदर एडमिन बेस है फाइल का नाम। तो बस मैं ऐसे एक्सेस कर लूँगा, हो गया। अब चले इसके कंट्रोलर के पास, यानी कि एडमिन कंट्रोलर के पास। इसके होम पेज को देखने के लिए पब्लिक फंक्शन और इसका नाम डैशबोर्ड ही रख लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो, हर चीज़ का नाम एक जैसा होगा तो ज़्यादा आसान हो जाता है। और रिटर्न एडमिन डॉट डैशबोर्ड, एडमिन फोल्डर का नाम, उसके अंदर डैशबोर्ड फाइल का नाम। एडमिन व्यू के अंदर एक फ़ोल्डर है उसके अंदर, ठीक है। तो हमारा जो ये यहाँ पे मसला कंप्लीट हुआ। अब आगे का मामला ये है कि हम इसको राउट देंगे। तो राउट के लिए क्या करेंगे, हम लोग web.php के पास आएंगे और एडमिन का जो काम होगा वो यहाँ होगा, यूज़र का जो काम होगा वहाँ होगा। तो हम इसमें राउट 2 बार कॉलन गेट मेथड और स्लैश पे क्या चलेगा, तो एडमिन कंट्रोलर चलेगा। ध्यान से रखना है, इसी तरह से करना है। और फंक्शन का नाम क्या होगा, तो डैशबोर्ड होगा। इसका क्या नाम देना है वो डिसाइड करो। तो हम एडमिन डॉट डैशबोर्ड रखेंगे, इससे अच्छा क्या नाम हो सकता है, एडमिन का डैशबोर्ड, ठीक है। ऐसे यूज़र का भी डैशबोर्ड होगा, इसलिए हम यूज़र डॉट डैशबोर्ड लगा देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एडमिन कंट्रोलर इंपोर्टेड होना चाहिए, PHP आर्टिसन सर्व। अब आप जब ऊपर जाएंगे यहाँ पर और स्लैश एडमिन लिखेंगे तभी वो एक्सेस होगा, क्योंकि वो प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो स्लैश एडमिन लिखने से देखिए एडमिन पैनल लिखा हुआ आ गया ऊपर में, अब बिहार शॉप भी आ गया, इसका मतलब वहाँ से नाम आ गया। तो ये पूरा प्रॉपर काम कर रहा है, ये समझ में आ गया। अब आगे आते हैं और यहाँ पर इसको कंटिन्यू करके आगे चीज़ें करते हैं। जैसे मुझे इसका नेम बार बनाना है, तो मैं यहाँ पे सीधा बेस के पास आऊँगा, इसका नेम बार तैयार कर लूँगा। सिंपल सा नेम बार बनाते हैं, बाद में डिज़ाइन पे अभी कोई फोकस नहीं करना है, बस सिंपल बनाना है। तो देखिए इसमें टेलविन इंस्टॉलेशन नहीं है, अब लैरावेल में टेलविन इंस्टॉलेशन नहीं है। तो आपको टेलविन को कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपल है कि आपको एक नया टर्मिनल ले लेना है और उसमें कमांड डाल देना है npm इंस्टॉल और उसके बाद -d और उसके बाद टेलविन CSS। ये इंस्टॉलेशन होता ही रहना दीजिए, तब तक में हम लोगों को कुछ काम कर लेना है। जैसे अपने व्यू फोल्डर के पास यहाँ देखो CSS फोल्डर होता है और उसमें app.css होता है। यहाँ पे 3 लाइन लिखना है, टेलविन और उसके बाद बेस, उसके बाद टेलविन यूटिलिटी और कंपोनेंट, ठीक है। ये तीनों चीज़ की ज़रूरत होगी, आप ये तीनों चीज़ लगा देंगे और अपने यहाँ पर @vita लगाएंगे और यहाँ पे रिसोर्सेस /css/app.css, ये आपका पाथ आपको बता देना है। इसमें टेलविन को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक एक और काम करना, वो है आपका कॉन्फ़िगरेशन काम। तो आपको अपना इंस्टॉलेशन होने के बाद एक और कमांड चलाना है। देखिए इंस्टॉलेशन का काम लगभग कंप्लीट है, मैं इधर से सारा काम करके कंप्लीट कर चुका हूँ। देखिए एक कमांड और, जस्ट लास्ट कमांड, एक और, ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ npx टेलविन CSS init इनिशियलाइजेशन। इसके बाद एक टेलविन कॉन्फ़िग फाइल मिल जाता है जिसमें हमको थोड़ा चेंजेस करना है। वेट करते हैं, देखिए अब ये यहाँ पर कंटेंट में आपको डिस्क्राइब करना है कि भैया हमको कहाँ पे चाहिए। तो देखो क्या होता है कि डॉट, यहाँ पे तुमको वही लिखना है जो टेलविन कॉन्फ़िगरेशन में बताया गया। अब हम टेलविन CSS के वेबसाइट पे अगर आ जाएं तो आपको सारी डिटेल में मिल जाएगा बात, देख लीजिए आप, कोई गलती ना हो इसलिए हम आपको रेफरेंस भी दे रहे हैं कहाँ से देखना है। तो ये फ्रेमवर्क गाइडलाइन में जाना है और यहाँ लैरावेल चूज़ करना है जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है। और थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे .blade.php पे काम कर रहे थे। सिर्फ ये लाइन वाला भी से भी आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे अपने इस चीज़ को पूरा कर लेना। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आगे इसमें और ऐड करना है, बट अभी मेरा सारा फाइल .blade.php ही होगा, ना JS होगा ना Vue ही होगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं, ठीक है।
और मुझे एक अलग सेपरेट टर्मिनल चलाना पड़ेगा जिस पे वीटा रन हो जाए। तो मेरा ये वाला npm रन देव, तो ये 2 टर्मिनल चल रहा है, एक PHP को चला रहा है और एक वीटा, नहीं तो ये एरर देने लगेगा। आपके पास होना चाहिए इसका रनिंग। अब टेलविन लगाते हैं और देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो जो अवेलेबल फाइल्स हैं उसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ बाय क्लोजिंग ऑल। और ये सिंपल सा देखो, ये यहाँ पे बनाते हैं हम लोग फ्लिक्स। देखो मुझे अगर ये सपोर्ट मिल रहा है तो इसका मतलब आपका काम शुरू हो गया, ठीक है। तो मैं इसको स्लेटी कलर दे रहा हूँ 700 PY5 PX अबाउट 10%, और इसके नीचे H2 या A टैग का इस्तेमाल करके एडमिन पैनल, ठीक है। और ये एडमिन पैनल को अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाइट लिख देता हूँ, टेक्स्ट वाइट, तो सेपरेटली सबका वाइट हो जाएगा। और इसका क्लास लगा कर इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एक्सेल, ठीक है। इसके अगेंस्ट उस साइड में कुछ डेटा चाहिए होगा जैसे फ्लिक्स-1, और इसमें हम लोग को A टैग लगा कर लिख देना है लॉग आउट। मान लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो लॉग आउट है, और वो लॉग आउट जब बनेगा तो काम करेगा। तो bg-red 500 टेक्स्ट-वाइट px3 py2 और राउंडेड, ये लॉग आउट के लिए बटन तैयार हो गया। इसमें लिखेंगे जस्टिफाई बिटवीन, जिसका फ़ायदा ये होगा एक इधर आएगा दूसरा उधर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हेडर वगैरह सब बन गया। और मुझे होम पेज पे जाने के लिए राउट मैंने बना रखा है, तो यहाँ डाल दूंगा admin.dashboard होम पेज पे आने के लिए। और लॉग आउट के लिए राउट अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए यहाँ नहीं डालूंगा। तो रिफ्रेश करके देखता हूँ, यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। रिसोर्सेस, कोई गलती की है क्या? कोई गलती तो नहीं किए हैं, बट टेलविन कॉन्फ़िग नहीं हो पाया। वजह, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अगेन चेक करते हैं, और मैं पूरा लगाना की कोशिश करता हूँ अब तक। एक बार सेम स्टेप को दोबारा से देखते हैं क्या कोई गलती हुआ। फ्रेमवर्क गाइडलाइंस, ये ऑटो प्रीफिक्सर भी इंस्टॉल करना था, पोस्ट CSS और ऑटो प्रीफिक्सर। ये मैंने इंस्टॉलेशन में 2 इंस्टॉलेशन नहीं किया, सिर्फ टेलविन CLI कर दिया मैंने। CLI नहीं चलता है, CLI चलता है जब हम लोग npm आगे लगा दो, npm i। तो 2 पैकेज मैंने इंस्टॉल नहीं किया, पोस्ट CSS और ऑटो प्रीफिक्सर, इसकी वजह से ये काम नहीं करेगा। बाकी सब स्टेप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही 2 चीज़ को इंस्टॉल कर लेना। मैंने लास्ट टाइम में सिर्फ उसको इंस्टॉल किया था। होने देते हैं इंस्टॉलेशन, तब तक अपने काम पे बिलीव करते हैं कि हाँ हो गया होगा। आगे देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो ये नेम बार या हेडर है, इसको यहाँ रहने के बाद इसके नीचे क्या चाहिए ये हम बताने से पहले साइड बार बना लेते हैं ताकि हम नेविगेट कर सकें। तो नेविगेशन का जो पार्ट होगा वो एक्चुअल में मैं यहाँ पर फ्लिक्स-1 लगाकर इसमें यहाँ पर W-3/12 कर देता हूँ, ताकि 2/12 कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा पतला पट्टी चाहिए। और यहाँ पे bg-स्लेटी कलर का दे देता हूँ, और इसके बाद h-स्क्रीन डाल देता हूँ ताकि हाइट स्क्रीन भर दिखे। और इसके अंदर जो भी हमको लिंक्स बनाने हैं वो बनाएंगे। अब इसमें क्या क्लासेस होंगे ये डिस्कशन तो वो चलता ही रहेगा, बट इसके अलावा थोड़ा पेडिंग तो होना ही चाहिए 2, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं डैशबोर्ड। तो व्हाट एवर द लिंक आर देयर, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, जस्ट पुट ऑन हेयर। तो सिंपल सा चीज़ है। रिफ़्रेश करते हैं, देखो आप काम करता है कि नहीं करता है। एक लंबा टाइम कंपाइलेशन में लगेगा, सब ठीक है। रिफ़्रेश का वेट कर रहा हूँ बस। तब तक आगे का काम करता हूँ ताकि टाइम कंज्यूम हो जाए उसको। मैनेज कैटेगरी, ठीक है। ये मैनेज कैटेगरीज का एक लिंक और बना दिया मैंने। ये रिफ़्रेश, भाई साहब ये तो काम ही नहीं करता, ये तो आ गया यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और जो कमी रह गई है इसके अकॉर्डिंग, वो ये है कि मुझे JS और Vue में ये मैंने नहीं डाला। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और -D लगा के इंस्टॉल नहीं किया था, नहीं वो सिर्फ टेलविन का किया था। डिपेंडेंसी तीनों चीज़ होना चाहिए था। खैर
तो फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा अपडेट करते हैं। ओ अच्छा, यहाँ पे रिसोर्स में गलती क्या बताता हूँ। रिसोर्स के अंदर फ़ोल्डर है व्यू, व्यू के बाद सीधा फाइल देख रहा है, लेकिन मेरे पास तो एक पंगा है। मेरे पास एक पंगा ये है कि मेरा तो उसके अंदर भी फ़ोल्डर है ना। तो मुझे इसको डुप्लीकेट कर लेना चाहिए और यहाँ पे 2 टाइम स्टार देगा, मतलब फ़ोल्डर और उसके अंदर कोई फाइल। तो यानी कि बाहर वाला के लिए भी और अंदर वाला के लिए भी, दोनों के लिए मैकेनिज़्म तैयार करना होगा। ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं और इसके बाद थोड़े से पंगे हो जाते हैं। टेलविन को कॉन्फ़िगर करना भी अपने आप में एक पेनिंग है। ये जो मैंने लिखा था इसमें डैश डी छोड़ दिया था, जो कि डेवलपमेंट डिपेंडेंसी बताता है। तो रिमूविंग यहाँ से रिमूव करके वहाँ से ऐड करेगा। लंबे पंगे। चेक करो, सब कुछ ठीक होने के बाद भी एडमिन के इम्पोर्टेंट कोड को यहाँ इंपोर्ट किया है रिसोर्सेस। एक और पंगा देख लेते हैं कि कहीं तुम्हारा ये लिंक तो सही है। आई रियली डोंट थिंक कि इसमें कुछ गलती है। लास्ट में मुझे वही अपनाना होगा जो मैं नहीं अपनाना चाह रहा था, CDN स्क्रिप्ट टैग। इसको यहाँ नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग src https://cdn tailwind css। देख लूँगा, मैं बताऊँगा आपको कि क्या एग्जैक्ट एरर था। देखो आ गया। अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, थोड़ा सा बता दूँ आपको कि मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है और एक्स्ट्रा टर्मिनल चलाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बीटा नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जस्टिफाई बिटवीन जो लिखा हुआ है ये काम नहीं किया। वाइट जस्टिफाई बिटवीन, ये तो उस टाइम जाना चाहिए था। अच्छा, ये फ्लिक्स 1 लगा हुआ है, ये सही नहीं है, नहीं तो क्या हुआ कि ये इधर चिपक जाएगा। देखो ठीक है। और यहाँ आइटम सेंटर, तो ये यहाँ पर परफेक्ट साइजिंग हो गया। ये हेडर कंप्लीट है और इधर का काम करना है। तो इधर का काम मतलब ये, ठीक है। तो मैं इसके अंदर का पेरेंटिंग कर रहा हूँ, फ्लिक्स डैश कॉल और इसके जस्ट अंदर। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के नीचे आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। व्हेन आई होवर ऑन इट आई नीड टू चेंज अ बैकग्राउंड, सच ए बैकग्राउंड कॉल्ड स्लेटी 300, नथिंग एल्स। और ये सिंपली हम इसको पेस्ट कर देते हैं ताकि ये भी इसमें भी काम करे। तो व्हेन आई वाज रिफ्रेश दैट आई शॉ दिस, है ना। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए था, इसलिए मुझे ये सही लगा तो मैंने कर दिया, ठीक है। आइकन्स वगैरह मैं नहीं डाल रहा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं टाइम को बिना बर्बाद किए सारा काम करूँगा। मैनेज प्रोडक्ट, ठीक है। इंसर्ट प्रोडक्ट, सारे लिंक तैयार कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स, मैनेज ऑर्डर्स, ठीक है। मैनेज पेमेंट्स अगर कल को आएगा तो, और मैनेज स्टैटिक पेज, ये मैं बताऊंगा क्या कर रहा हूँ। ये करने के बाद जब करूँगा तब पता चलेगा। सेटिंग्स, कोई लिंक दे देंगे, पासवर्ड वगैरह चेंज करने का ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लिंक्स मैंने बना दिए हैं, ठीक है। मैं इसको आगे लेकर कैरी ऑन करूँगा। डैशबोर्ड के पेज पे क्या हो सकता है, बहुत सिंपल सा इन्फॉर्मेशन, रिसेंट ऑर्डर क्या आया है और कितने ऑर्डर आए हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको हटा, इसके बाद मैं W-10/12 डालूँगा। इसके बाद मैं अंदर आने के बाद फ्लिक्स -1, और इसमें कुछ कार्ड जैसा डिज़ाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज देता हूँ, हेलो एडमिन, हेलो हाय होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा मैसेज दे देगा बढ़िया सा। और आपस में गैप डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे गैप लिख दूँगा, जो मुझे इससे इसको अलग करेगा। और ऊपर से पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो पैडिंग डिस्कस करूँगा थोड़ा सा चारों तरफ से बराबर, ठीक है। हेलो एडमिन, और थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बोल्ड वगैरह किया जा सकता है, जैसे एक्सेल फ़ॉन्ट है सेमी बोल्ड, नॉट सो बोल्ड, सेमी बोल्ड थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें करनी है वो है ग्रिड
ग्रीड डैश कॉल्स डैश 4 इन 1 रो गैप आई नीड, और वो कार्ड जो मुझे डिज़ाइन करनी है। तो मैं टेलविन का बहुत कुछ कर सकता हूँ। फ्लो बिट यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा बना हुआ कंपोनेंट अवेलेबल होता है, टाइम बचा सकता है। तो फ्लो बिट में गए, डॉक्यूमेंटेशन में चले गए, यहाँ पर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जिसमें से कार्ड एक है। तो मुझे कैसा कार्ड चाहिए, किस तरह का इन्फॉर्मेशन वाला कार्ड चाहिए, आप इसको देख सकते हैं। देखिए इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कार्ड में, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये फ़ोटो वाला कार्ड लगा सकते हैं, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सच में नहीं है, मैं इसको नहीं लगाऊंगा। ये साइनअप का कार्ड, ये अमाउंट का कार्ड, ये ट्रस्ट फुल डिटेल का कार्ड, ये कार्ड अपने आप में अच्छा है, बट इसका एक सेक्शन यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो मैं इसको पूरा एक्सपांड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, ये डिव यूज़ करता हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। एक सैम्पल चेक कर सकते हैं तो करते हैं, देखो ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे। तो इसके लिए मैं इसको अलग अलग करने के लिए फ्लिक्स डैश कॉल लगा दूँगा ताकि एक दूसरे के नीचे आ जाए। देखिए आ गया। और मुझे यहाँ पे मार्जिन टॉप या गैप डिस्कस कर सकते हैं, तो आपस में अलग अलग हो जाए। देखो ये सेंटर है, ये एरिया पूरा एरिया है, अगर तुमको बैकग्राउंड कलर लगा के दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो BG डैश मान लो स्लेटी 100, तो तुमको वो दिखेगा। देखो दिखा। मैं इसमें पैडिंग ऐड कर रहा हूँ, PX5 PY3 और सच एज एरिया थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा राउंडेड डैश XL 2XL, जितना तुमको देना है, जितना कर्व करना है वो तुम्हारे हिसाब से, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो कि बाद में डेटा के तौर पे फॉर्म होगा। तो ये कॉपी पेस्ट हो गया, 4 हो गया। इसको बाद में देख लेंगे, मतलब इसको डेटा को चेंज कर लेंगे। फिर नीचे दिखाएंगे रिसेंट, ये स्टैटिक्स हो गया। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इस जगह पर ग्रिड से पहले यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक फ्लिक्स डैश 1, और इसके अंदर लिखता हूँ यहाँ पे एक H2 और लिखता हूँ स्टैटिक्स, ठीक है। और मैं यहाँ थोड़ा सा क्लास लगाता हूँ, बॉर्डर डैश सिर्फ लेफ़्ट साइड चाहिए मुझे, वो भी 4 का साइज चाहिए, ठीक है। वो कलर ऑरेंज होगा, तो ऑरेंज कलर डिस्कस कर लेते हैं। और तुम इसको देख सकते हो, देखो स्टैटिक, ठीक है। इसको थोड़ा गैप चाहिए, मतलब इसमें पैडिंग, तो पैडिंग लेफ़्ट साइड से 5, तो तुमको डिस्टेंस मिल जाएगा दोनों में, 5 ज़्यादा हो गया, 3 2, ठीक है। अब ये एक हेडिंग के तौर पे काम कर रहा है। अब ये ऊपर और नीचे में जो गैप आ रहा है, ये यहाँ से डिस्कस्ड है 10 डालने से, तो इसको आप थोड़ा कम व बेस कर सकते हैं, जिससे ये थोड़ा ऊपर नीचे आ जाएगा। ये स्टैटिक्स है, और लिखा हुआ जो स्टैटिक लिखा हुआ है थोड़ा सा साइज़ में XL, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये हेलो वाला लाइन हटा देना चाहिए, अब छोड़ दो, यही ठीक है, स्टैटिक, ठीक है। अब मुझे यहाँ नीचे जब आएंगे तो बस इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, मतलब दिस इज़ जस्ट अ कॉम्पोनेंट, यू कैन गो विथ इट, लाइक कि ग्रिड जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे मेरा ये वाला आ जाएगा। तो द स्टैटिक नाउ रिसेंट ऑर्डर्स, राइट। तो ये अगेन देखो, ठीक है। तो ये अच्छे से हेडिंग को रिप्रेजेंट कर देगा अच्छे से। अगर तुम चाहते हो कि नहीं इसमें एक चीज़ और आ जाए, वो ये है बॉर्डर डैश B बॉटम, और ये बॉर्डर का कलर ऑरेंज ही रहेगा बट साइज़ पतला हो जाएगा, तो तुम ऐसे जा सकते हो, ठीक है। बट यू नीड अ फ्लिक्स डैश 1 और W डैश फुल फॉर द 100% विथ, ठीक है। बट आई थॉट कि ये आप चेंज कर सकते हैं या नहीं, आप देख लीजिए, ठीक है। बट मुझे नहीं सही लग रहा है, मैं हटा देता हूँ। इसके नीचे मुझे टेबल चाहिए जो प्रॉपर मुझे ऑर्डर इन्फॉर्मेशन देगा, तो ये मैं यहाँ पर से फ्लो बिट से टेबल खोजूँगा यहाँ पे थोड़ा सा, और जो बना बनाया हुआ टेबल है उसको यूज़ कर लूँगा, टाइम बचा सकता हूँ। डिज़ाइन को तो चेंज बाद में भी किया सकता है। बेसिक सा टेबल कैसा दिखता है, देखो एकदम बेसिक टेबल है, बहुत बेसिक टेबल ही चाहिए हमको। और हम इसके बाद यहाँ लिख देते हैं रिसेंट, ये कमेंट लिख रहे हैं रिसेंट ऑर्डर एरिया, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सेपरेशन मिल जाएगा कि हाँ देखो प्रोडक्ट, कलर, कैटेगरी, प्राइस, लगभग मेरा उसी जैसा कुछ इन्फॉर्मेशन भी है।
तो ये टेबल आ गया, ये मुझे रिसेंट इन्फॉर्मेशन देगा, ऊपर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देगा। और जब मैं आगे जाऊँगा मैनेज कैटेगरीज़ में तो वहाँ कैटेगरी इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह सब कुछ मिलने वाला है हमको। तो परफेक्ट बन रहा है और मेरा मज़ा आएगा। तो डैशबोर्ड अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक्टिव है। तो मेरे पास है ना एडमिन बेस में मैंने ये सब बना दिया गलती से। देखो एडमिन बेस का मामला क्या है कि बेस सब में होगा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये वाला साइड और ऊपर का हेडर दोनों सब पेज में रहेगा, बीच वाला जो ये वाला कंटेंट है ये डायनेमिक रहेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ बहुत स्मार्ट तरीके से, ये जो पूरा का पूरा कॉलेजी 10 वाला सेक्शन है, ये जो 10 वाला सेक्शन के अंदर जितना कंटेंट है आप इसको स्मार्टली यहाँ से हटा दीजिए। दिखाता हूँ कैसे हटेगा। मैं इसको पहले अच्छे से राउंड कर देता हूँ। स्मार्टली हटा देना है का मतलब ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक कट कर लीजिए। और इस जगह को डायनेमिक बनाने के लिए आपको सेक्शन लगाना होगा। आप लगा सकते हैं सेक्शन, इसमें सेक्शन और कुछ भी नाम सेक्शन का डाल दीजिए। और इसके याद रखिएगा इसके अंदर शो रहना चाहिए, ठीक है, सेक्शन शो। अब ये जो बेस है यहाँ एक्सटेंड किए हैं और यहाँ पे आप सेक्शन को बना लीजिए उसी नाम से, कंटेंट नाम से, उसके अंदर डाल दीजिए। तो ये पेज अभी भी वैसे दिखेगा जैसे पहले दिख रहा था, बट दूसरे पेज के लिए डायनेमिक हो गया। तो मैं धीरे धीरे इसको चीज़ों को करके दिखाऊंगा। और मैनेज का पेज जैसे बनाना है मान लो तो मैनेज, ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी डॉट ब्लेड डॉट पेज। मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक्सटेंड कर लेना। एक बात मैं बताऊँ आपको कि हर फाइल में टाइटल ऊपर का बदल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एडमिन बेस में जाना है और जहाँ आपका टाइटल आने वाला है, जैसे यहाँ एडमिन पैनल आ रहा है उससे भी आगे आपको एक तो येल्ड बनाना है, @YIELD। येल्ड का नाम आप टाइटल लिख दो, ठीक है, नाम कुछ भी देख सकते हो। येल्ड इज़ ए स्मॉल सेक्शन और नथिंग एल्स। तो ये यहाँ पे डैशबोर्ड में ये येल्ड का टाइटल कहाँ दिखाना है, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेक्शन यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। इसको भी सेक्शन ही बना के देना है, बट इसका काम करने का तरीका कुछ ऐसा होगा। देखो टाइटल नाम हुआ और वैल्यू में क्या आएगा, तो डैशबोर्ड आएगा, यानी डैशबोर्ड का पेज है तो डैशबोर्ड आएगा। और पाइपलाइन दे देते हैं ताकि सेपरेटर आ जाए। दैट्स इट। यही करना है आपको, यही चीज़ को आपको दूसरे पेज में करना है। दूसरे पेज मतलब मैनेज कैटेगरीज में। इस पेज में आप यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे एडमिन का एडमिन बेस, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे सेक्शन डालेंगे। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, पब्लिक को टाइटल में क्या दिखना चाहिए, मैनेज कैटेगरीज, ठीक है। और एकदम फॉलो कर लीजिएगा जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन आ जाएगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे नाम मैं कंटेंट डाल देता हूँ और यहाँ डिज़ाइन करने के लिए तैयार हो गया। तो ये जो मेरा पेज है ये पेज है मैनेज कैटेगरी। अब मैनेज कैटेगरी मतलब कॉलिंग ऑफ द कैटेगरी। तो कॉलिंग ऑफ द कैटेगरी इज टोटली मैनेज बाय द कैटेगरी कंट्रोलर। नाउ कैटेगरी कंट्रोलर हैव ए इंडेक्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दैट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा काम करना है, कैटेगरी को बुला लेना है सारा डेटा, और जो फाइल का नाम है वो एडमिन डॉट मैनेज कैटेगरी। और ये इंडेक्स नहीं है, हाँ ये देखो। और ये यहाँ पर हमको पास कर देना है। ये हम पास करने का दूसरा तरीका कल बताए थे आपको वीडियो में, विथ लगा सकते हैं आप। तो यहाँ कैटेगरीज नाम रखो और डॉलर कैटेगरी जो वेरिएबल का नाम है, तो ऐसे भी जाएगा, एरे से भी जा सकता है, दोनों तरीके से अब कल वीडियो में बताए थे। तो ये सिंपल सा तरीका है जिससे हम व्यू से पास कर सकते हैं। ये मेरा डेटा यहाँ पर कंट्रोलर बनेगा। इसका राउट कैसे बनेगा, ये देखो पूरा कंट्रोलर क्या है, रिसोर्स कंट्रोलर है। तो ये राउट बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या करेंगे, web.pc के पास आएंगे और यहाँ पर एडमिन में स्लैश के बाद इस जगह पे एडमिन के अंदर ही रिसोर्स राउट बना लेंगे। रिसोर्स नाम क्या है, तो कैटेगरीज। अच्छा, जब एक से ज़्यादा रिसोर्स होता है तब क्या करेंगे, रिसोर्सेज, और उसमें एरे बनाना पड़ता है, ठीक है, रिसोर्सेज। और इसमें एरे का नाम में हम पहला नाम देते हैं कैटेगरी, और उसमें यहाँ पे एरो लगा के बता दो कि उसका कंट्रोलर का नाम यानी क्लास का नाम क्या होगा। तो ये हो गया कैटेगरी कंट्रोलर, दोबारा कॉलन क्लास। अब मान लो कल को हमको और रिसोर्सेज बनाने ही है, प्रोडक्ट, ऑर्डर, कस्टमर, जो भी बनाना है सब आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब बहुत आराम से बन जाएगा और मल्टीपल रिसोर्सेज एक ही साथ मैनेज जाएंगे। तो आपको ये अब कैटेगरी डॉट इंडेक्स लगाकर एक्सेस कर सकते हो पेज को। तो मैं जाता हूँ अपने एडमिन के डैशबोर्ड पे, यहाँ पे सबका लिंक तैयार है। डैशबोर्ड पे आने का लिंक तो पहले से बना हुआ है, तो इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, राउट एडमिन डॉट डैशबोर्ड। और इसमें मैनेज कैटेगरी पे क्लिक करने पर कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए राउट लगा दो। तो आपको पता है कैटेगरी डॉट इंडेक्स, दैट्स इट। बहुत आसान है। अब देखो मैं वापस इस पर क्लिक कर रहा हूँ और देखो ऊपर में डैशबोर्ड लिखा हुआ है। अब देखना टाइटल बदल जाएगा, क्रॉस चेक करते हैं इसको।
देखो ये मुझे कुछ टेबल का एरर बता रहा है कि कैटेगरीज नाम का टेबल नहीं, एक्चुअली मैंने टेबल बनाया ही नहीं, मतलब मेरा माइग्रेशन काम ही नहीं कर रहा, तो इसीलिए कॉलिंग का जो लाइन है अभी फ़िलहाल के लिए उसको हटा देते हैं, ऊपर जाते हैं, ये कमेंट कर देते हैं और ये जो विथ है इसको हटा देते हैं। इससे क्या होगा, मेरा पेज तो इंस्टेंट अभी खुल जाएगा। देखो खुल गया, ऊपर में टाइटल देखो। तो ये आपको परफेक्टली आपका पेज मैनेज कैटेगरी, देखिए इस पेज में यहाँ पे खाली है, यानी आप जो डेटा डालेंगे वो आ जाएगा। आप डैशबोर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो वो सब आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको मैनेज कैटेगरी पे काम शुरू कर देना है, ठीक है। तो आपको अपनी हेडिंग कैसे तैयार करनी है और बनानी कैसे है वो सब दिखाता हूँ। देखिए ये फाइल्स में मैं पहले क्लोज़ ऑल कर देता हूँ, और जो यहाँ पर जितने फाइल खुले हैं सबको वैसे बंद कर देते हैं। रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर, एडमिन के अंदर मैनेज कैटेगरीज है। अब इस पेज का जो सेक्शन है वो खाली है, आपको सिंपली यहाँ पे फ्लिक्स लगाना है, फ्लिक्स -1। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टेबल आपका कॉलिंग होगा, ठीक है। तो टेबल को, ये सैम्पल टेबल बहुत अच्छा है, इसको कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। अब चेक करो यहाँ पे डेटा आया कि नहीं, सॉरी ये रिफ्रेश करो, देखो यहाँ आया कि नहीं, टेबल आ गया। अभी टेबल की पूरी फुल विथ क्यों नहीं आ रही है, इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे इसका विथ देखना पड़ेगा। ये रिलेटिव लिखा हुआ है ना, ये तो रहेगा ही, W-1, ये ट्राई करें, ठीक है। इसी में यहाँ पे W-full, ठीक, ये देखो आ गया कॉलिंग। तो कॉलिंग ऑफ द कैटेगरी मान लो इसको, बाद में चेंज कर लेंगे। ऊपर में टाइटल चाहिए, वो जो चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखी है, यहाँ पे देखो ये हेडिंग वाला काम जो मैंने कर रखा था, और सॉरी डैशबोर्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला मैंने टेबल के पहले बनाया था। इसको खोल देता हूँ, देखिए ये हेडिंग वाला, कॉपी कर लेते हैं इसको, और सिंपली हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अपने टेबल आने से पहले यहाँ लिख देंगे मैनेज कैटेगरीज, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ऊपर में एकदम परफेक्ट सा डिज़ाइन आ रहा है, लेकिन कॉलम चाहिए, राइट। इसके जस्ट ऊपर वाला जो टैग है, ये वाला फ्लिक्स डैश कॉल हो जाएगा। और जो गैप हम लोग वहाँ दिए थे वो यहाँ देंगे, 5 दिए थे, 5 देते, ताकि वो गैप मुझे एक दूसरे के बीच में नज़र आए। देखो मार्जिन टॉप का इशू है, तो मार्जिन टॉप भी 5, तो वो भी उतना ही नीचे आ जाएगा, परफेक्ट। देखिए कि दिखने में काफ़ी आसान सा लग रहा है, सिंपल सा लग रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं मैनेज कैटेगरी देख सकते हैं, ये पेज भी तैयार हो गया। अब इसमें कॉलिंग करेंगे तो डेटा ये चेंज हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन अभी हम लोग पेजेस बना रहे हैं। इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर हमको हमेशा से ध्यान रखना है कि इंसर्ट का पेज हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इंसर्ट का पेज को बनाने के लिए क्या करेंगे, इस जगह पे एक बटन टैग बना लेते हैं, या फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, फ्लो बीट में होता है मॉडल। मॉडल क्या होता है, जब हम क्लिक करें तो वो एक पॉपअप करके ऊपर आए, तो मॉडल बोलते हैं उसको। जैसे मैं यहाँ पर मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये आया सामने, ऐसे ही मैं चाहता हूँ फॉर्म में आ जाए ताकि इंसर्ट का काम हो जाए। तो मैं अलग से कोई पेज नहीं बना रहा हूँ, तो उसका जो बटन है वो ये है, और उसका जो कंटेंट है ये है। तो मैं बटन और कंटेंट दोनों को एक जगह पे से उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिंपली यहाँ पर इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। पहले बटन डिज़ाइन कर लेते हैं अच्छे से, यहाँ पे लिखा रहेगा इंसर्ट या क्रिएट कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी बार बार बनता नहीं ना, इसलिए कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी तो बनाना ही पड़ेगा। ये आ गया बटन, ये अपोजिट साइड में आना चाहिए, तो इसके ऊपर जो कोड है वो लागू होगा। किसके ऊपर लागू होगा, इसके ऊपर, पेरेंट के ऊपर। तो जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर, और इतना करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपको ये उस पार नज़र आएगा और बहुत ज़्यादा अंदर चिपक गया है अंदर की तरफ, तो आपको पेडिंग से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इसका जो मेन पेरेंट है P-5 लगा देता हूँ, ताकि सब कुछ अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाए। तो अब मुझे जो मार्जिन टॉप लगाया था मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो से ऊपर का जो सेक्शन ज़्यादा अंदर आ गया था, तो वो ठीक हो गया। और ये बटन अपनी जगह एकदम अच्छा है, ठीक है, क्रिएट लिखा हुआ भी है। लेकिन जब इस पर क्लिक करूँ तो वो जो कंटेंट है, जब मैं क्लिक करूँगा तो ये जो कंटेंट है ये चल जाएगा। मैं कंटेंट दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे एक्सपांड कर देते हैं, ये कोड है, ठीक है। तो ये कोड पे काम करे, लेकिन ध्यान रहे फ्लोबीट का जो कोड है वो टेलविंड से तो डिज़ाइन है, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी लगा हुआ है इसमें, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें हम बताते हैं कैसे करनी है। सबसे पहले तो ये कंटेंट आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो टेबल के स्टार्ट होने से पहले लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ लगा रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा। तो मुझे इसके आईडी से याद है, डिफ़ॉल्ट मॉडल नाम है, याद रखूँगा मैं कि आगे इसी नाम से मैं आके इसको चेंज करूँ। तो अभी मैं क्लिक करूँगा, ये काम नहीं करेगा। देखिए
नहीं काम कर रहा है। वजह क्या है? वजह है कि फ्लो बिट के पास अपना खुद का जावास्क्रिप्ट होता है। मैं आपको इसका गेटिंग स्टार्ट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए इंस्टॉलेशन का जो तरीका है इसका, इंस्टॉलेशन वाया CDN, ठीक है, इंक्लूडिंग वाया CDN। इसमें ये जो टेलविन CSS का, ये CSS का लिंक है और ये जावास्क्रिप्ट का, ये दोनों होना चाहिए, तब ये फ्लो बिट एक्शन में आता है। ये कॉपी करो, CSS के पार्ट में डालो, यानी कि आप इसका बेस में जाओ, अब बेस में जाकर तुम ऊपर चिपका दो जैसे तुम CSS लिंक करते हो, और ये जावास्क्रिप्ट कॉपी करो और इसको फूटर में डाल दो जैसे तुमने टेलविन को इंटीग्रेट किया है वैसे ही। इसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट में ये वाला बटन है ये काम करने लगेगा। मैं चेक करा दूँ, कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट में क्या हुआ, एक छोटा सा मॉडल आ गया जिस पर क्लिक करने पर एक फॉर्म बनाएगा। ये चेंज कर देंगे, हम इसको फॉर्म से बदल देंगे जो कि इंसर्ट का काम करेगा। दैट्स इट। तो आपका यहाँ पे परफेक्ट मैनेज कैटेगरी का काम हो गया। अब मैनेज कैटेगरी का जब काम हो ही गया है तो इसके ऊपर क्लिक करके इसका सारा काम करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मॉडल वगैरह को, माइग्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। अब माइग्रेशन की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ चेंज करना है। सबसे पहली चीज़ बता दें कि यूज़र नाम का जो टेबल बनता है वो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है। उसमें आपका सब कुछ होता है, नेम होता है, ईमेल होता है, पासवर्ड होता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डालना है तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसमें क्या और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इससे मांगा जा सकता है। तो मुझे लगता है मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मैं मोबाइल नंबर भी इसमें ऐड कर देता हूँ। तो इसके लिए लिखना होगा स्ट्रिंग, और ये हो गया मान लो कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे एरो यूनिक लगाने का मतलब होता है कि यानी एक बार जो मोबाइल नंबर डाल दिया गया वो दोबारा ना आए, वो स्टोर ही नहीं होगा। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। एक और बात बता दूँ कि नेम, ईमेल और पासवर्ड फिलेबल है। फिलेबल मतलब उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, बट कॉन्टैक्ट तो अभी डाला है तो ये फिलेबल नहीं होगा। परमिशन, इसकी परमिशन नहीं होगी कि ये इंसर्ट किया जाए। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने मॉडल में, और मॉडल में जो यूज़र मॉडल है वहाँ पे आप देखेंगे तो नेम, ईमेल, पासवर्ड फिलेबल में डाला गया है। आपको बस एक और चीज़ ऐड कर देना, वो है कॉन्टैक्ट। इससे ये भी फिलेबल हो जाएगा, यानी कि इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अब आपको यूज़र मॉडल में कुछ खास अभी बदलना नहीं है, अगर कोई फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा तो कॉलम ज़रूर ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल हो गया काम। ये 2-3 कंपोनेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में क्या क्या हो सकता है। देखिए टेबल में नाम बहुत ज़रूरी है, तो कैट नेम या कैट टाइटल, कैटेगरी नेम या कैटेगरी टाइटल, ठीक है। और ये भी क्या है कि यूनिक होना चाहिए, मतलब एक नाम जो डाल दिया वो दोबारा नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ है स्लग। तो स्लग का क्या मैटर है बताता हूँ आपको। स्लग का मैटर ये है कि स्लग ऊपर में URL में दिखेगा, तो उसको कैट स्लग के नाम से जानेंगे, और वो कैट स्लग भी यूनिक होना चाहिए, मतलब वो भी डुप्लीकेट, वो प्राइमरी की तरह काम करेगा, ठीक है। डैश डैश जो लगाते हैं वो। कैट का डिस्क्रिप्शन जो नलेबल हो सकता है, यानी छोड़ सकते हैं उसको। और कैट का जो पेरेंट आईडी, ये पेरेंट आईडी मैं अनसाइन इन बिग इंटीजर लगा रहा हूँ। इसकी वजह क्या है कि मैं जब सब कैटेगरी बनाने की कोशिश करूँगा, जैसे मान लो मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइंसेस, उसके अंदर गया नो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये कैटेगरीज़ हैं, तो वो किसी के अंदर है, यानी सब कैटेगरी के तौर पे है, इसलिए मैंने पेरेंट आईडी डिस्कस किया। मैं जब इसको बनाऊंगा इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बस एक चीज़ डाल दिया, ये नलेबल होगा, यानी जो मेन पेरेंट कैटेगरी होगा वो नल होगा, तो नलेबल होगा। और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी तुम डिस्कस कर सकते हो, यानी नहीं डाला गया हो तो डिफ़ॉल्ट नल, तो जब नहीं डालेंगे तो नल ही जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये नलेबल का मतलब भी वही होता है, आप अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये हो गया आपका, ये जो देख देख के आपको इसको बना लेना है, और ये आपका कैटेगरी मॉडल तैयार है। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या देना है, नाम देना है, इसके बाद आपको प्राइस देना है, जो कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है 10 डिजिट तक होना चाहिए, और 2 पॉइंट के बाद का वैल्यू ये आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है एग्जैक्ट। देखो टोटल कितना, और प्लेस यानी पॉइंट का वैल्यू कहाँ डिसिमल प्लेस होगा, तो 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा, उससे लंबा नहीं होना चाहिए। तो आप कर सकते हैं, टोटल बाय डिफ़ॉल्ट 8 ही रहता है। तो आप कॉलम का नाम डिस्कस कीजिए, जैसे प्राइस, ठीक है, और आप यहाँ 10 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 डिजिट तक होगा, और उसमें पॉइंट के बाद इससे लंबा छोटा नहीं, ठीक है। प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस, ये दूसरा डिस्काउंटेड प्राइस, हो सकता है कि कोई डिस्काउंट मिल रहा हो तो उसको भी इसी तरह से, बट ये नलेबल भी हो सकता है, मतलब हो सकता है डिस्काउंट ना हो, तो उसके लिए हम तैयार हो गए। इसी तरीके से और भी कॉलम ऐड करो, जैसे कैटेगरी आईडी। अब कैटेगरी आईडी का मसला क्या है कि कैटेगरी मॉडल फॉरेन की होगा, है ना, तो फॉरेन आईडी करके यहाँ पर आपको एक कॉलम मिलता है। इसमें आप डिस्कस करेंगे कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, ये मॉडल कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद आप यहाँ पर लिखिएगा कॉन्स्ट्रेंट
कॉन्स्टेंटेड। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा टेलविन का या लैरावेल का वेबसाइट पे दिखा देता, टेलविन पे नहीं सॉरी, लैरावेल पे, लैरावेल की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि फॉरेन की कैसे काम करेगा। डॉक्यूमेंटेशन सर्च कर लेते हैं, जल्दी मिल जाएगा, फॉरेन आईडी, देखो आ गया। तो यहाँ पे आपको डिस्कशन में बता देगा फॉरेन आईडी लगाए तो कैसे लगाए, ऐसे लगाइएगा, और उसमें आपको कांस्टेंट ऐड करना तो कैसे कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, फॉरेन आईडी, ठीक है, कॉन्स्टेंटेड, ये ऐसे लगा देंगे तो ये फॉरेन की हो जाएगा। अब तुम ये भी डिस्कस कर सकते हो कि डिलीट होने पे क्या होगा, ऑन डिलीट, तो हम बोलेंगे कि कैस्केड हो जाए, कैस्केड मतलब साथ में डिलीट हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैटेगरी की डिलीट मारेंगे तो उसका प्रोडक्ट भी उससे रिलेटेड डिलीट हो जाए अपने आप, ठीक है। तो ये सेफ़ तरीका होगा, कैटेगरी नहीं तो डिलीट मारने से प्रोडक्ट रह जाएगा, और किस कैटेगरी का वो पता ही नहीं चलेगा, डिलीट हो जाएगा ना। तो साथ में जैसे हम लोग फेसबुक का पोस्ट लिखते हैं, उसमें जितना 10 कमेंट किया हो मान लो, तो कमेंट अलग टेबल है, अब पोस्ट अलग टेबल है, तो जब पोस्ट डिलीट मारते हैं तो कमेंट भी डिलीट हो जाता है, लाइक्स भी डिलीट हो जाते हैं, शेयर वाले भी डिलीट हो जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ऑन डिलीट, जब डिलीट हो तो क्या हुआ, कैस्केड हो जाए, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके अलावा और क्या क्या कॉलम चाहिए वो देखते हैं। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पे टेबल एरो, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट डाल देता हूँ, टेक्स्ट ये डिस्क्रिप्शन के लिए, तो वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। और क्वांटिटी क्या होगा वो बताना होगा, नहीं ये क्वांटिटी मेरे पास कितना पीस है रखा हुआ वो उसके लिए, तो चल ठीक है, अच्छी बात है क्वांटिटी। और ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी जो है, जैसे मान लो मेरा 100 पीस है प्रोडक्ट, तो मैं 100 लिख दूंगा, इससे पब्लिक को दिखा देगा, लास्ट में 2-3 बचेगा तो बता देगा हरी अप, ठीक है ना। तो हरी अप के 2 ही 3 बचा हुआ है, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट वगैरह में ऐसा दिखता है आपको, ठीक है। और रिव्यू काउंट्स यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, सोल्ड कितना हुआ ये छोड़ दो, हाँ ठीक है, सोल्ड क्वांटिटी, ये एक कॉलम जोड़ेंगे। ये क्या जोड़ेंगे, जैसे मान लो कोई ऑर्डर में मेरा ये प्रोडक्ट ले लेता है तो ये इंक्रीज़ करेगा, जैसे एक सामान बिक गया तो एक इंक्रीज़ करेगा, तो टोटल क्वांटिटी यानी ऊपर वाला कॉलम के साथ इसको माइनस करेंगे तो अवेलेबल क्वांटिटी मेरे मिल जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा बट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। रेटिंग तो हमको इसमें डालना नहीं है, और कुछ आपको क्या लग रहा है, कुछ और नाम, ब्रांड नेम डाल देते हैं, टेबल एरो स्ट्रिंग ब्रांड, ठीक है। और डॉलर टेबल एरो SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, SKU बोलते हैं, स्टॉक कीपिंग कहाँ पे रखा हुआ है सामान, मान लो मेरे पास ऑर्डर आया 50 लाख करोड़ या 10 करोड़ मेरे पास प्रोडक्ट है, तो अब क्या होगा कि कहाँ रखा हुआ है उसकी आईडी होती है, ठीक है। तो वेयर हाउसेस में ये टेक्निक यूज़ किया जाता है, तो वो हम लोग स्किपेबल भी बना सकते हैं, यानी नलेबल कर दो, ज़रूरत पड़ेगा आगे तो उसको इन्हांस करेंगे, नहीं तो ठीक है। अब इमेज की बारी, तो वो टेबल, डॉलर टेबल और उसका इमेज, डॉलर टेबल, और उसके बाद फीचर्ड, सॉरी स्ट्रिंग में लिखना है, फीचर्ड इमेज, वो जो एक ही फ़ोटो दिखेगा ना वो फीचर्ड इमेज होगा, ठीक है। और फीचर्ड इमेज डालना ज़रूरी है। खैर सब कुछ ठीक है, अभी इतना ही सोच रहे हैं, बाद में और भी कॉलम्स जोड़ेंगे, अभी जो दिमाग में आ गया वो डाल दिया, प्रोडक्ट की तैयार हो गई। अब यहाँ पे ऑर्डर टेबल, ऑर्डर टेबल में क्या क्या करना है, तो ऑर्डर टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूज़र आईडी, जो कि होगा फॉरेन की, फॉरेन आईडी, और उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये यूज़र आईडी क्या है, फॉरेन की यूज़र टेबल से आएगा, तो किस यूज़र ने ऑर्डर किया उसके लिए। उसके बाद होगा बुलियन डेटाबेस में इज़ ऑर्डर्ड, क्या ये ऑर्डर्ड हो गया, अगर ये ऑर्डर्ड नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसका डाल देंगे फॉल्स होगा। तो अगर किसी ने ऑर्डर मान लो नहीं किया है तो वो अभी कार्ट में दिखेगा, जब ऑर्डर कर लेगा तो वो माई ऑर्डर में दिखेगा, इसलिए ट्रू फॉल्स से इसको नाप सकते हैं। इस तरीके से डॉलर टेबल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कूपन वूपन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये अभी डिसाइडेड नहीं है कि क्या क्या कॉलम और होगा, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में, ऐड मोर कॉलम्स लाइक
पेमेंट, कूपन, एड्रेस, किस एड्रेस में जाएगा, ठीक है, और ETC, ये सब इसमें ऐड होगा, अभी ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। अब आते हैं ऑर्डर आइटम में। ऑर्डर आइटम में किस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया गया है वो डिस्कस होना चाहिए। पहले तो फॉरेन आईडी लगाओ और फॉरेन आईडी में यूज़र आईडी को लिंक कर दो, यानी किस यूज़र ने ऑर्डर किया, कौन स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरीके से और भी इंफॉर्मेशन होगा, जैसे किस प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है तो प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, और क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ऑर्डर हो रहा है, QTY, ये इंटीजर में डाल देते हैं, ठीक है, नाम होगा QTY। एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होगा, यानी 1 इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक क्वांटिटी तो करेगा ही। और कुछ यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस, हाँ ऑर्डर आईडी, किस ऑर्डर का, ये किस ऑर्डर का है, तो इसी को फॉरेन की कोई कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। किस ऑर्डर का ऑर्डर आइटम, मतलब अलग अलग ऑर्डर का बहुत सारा ऑर्डर आइटम होगा, एक ऑर्डर का 50 ऑर्डर आइटम हो सकता है, यानी 1 to many का कंसेप्ट है यहाँ पे, तुम लोग DBMS में पढ़े होगे, वही काम करेगा। तो ये 3 फॉरेन की और एक क्वांटिटी, ठीक है, और वो टेबल लगाकर बूलियन इज़ ऑर्डर्ड, क्या ये ऑर्डर हो गया है, अगर ये ऑर्डर्ड हो गया है तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करना, अगर ऑर्डर हो गया तो ट्रू कर देना। फिलहाल अभी जितना भी टेबल बनाए हैं वो सब के लिए हम तैयार हैं, हम माइग्रेशन कर सकते हैं। चलिए PHP आर्टिशन माइग्रेट, देखिए कोई एरर नहीं आया, सिंगल एरर भी नहीं आया, इसका मतलब मैंने जितना टाइप किया सब सही था, ठीक है। तो इसका मतलब सारा टेबल बन गया, देखिए चारों टेबल बन गया है। अब मैं PHP आर्टिशन सर्फ लिख सकता हूँ, जिसके बाद आप अपना आराम से इसमें डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे जितने फाइल्स खुले हैं पहले वो मैं बंद कर दूँ। अब मुझे यहाँ पर कंट्रोलर्स में सारे काम करने हैं, कैटेगरी का इंसर्शन, कॉलिंग, सब कुछ करना है। तो ये जो कर रहे थे, जो कमेंट करना पड़ गया था, अब ठीक रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं। विथ कैटेगरीज और ये वेरिएबल का नाम $cat, ठीक है। और ये बहुत मोटे मोटे तौर पे आप देखें तो ये क्रिएट का काम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहीं पर छोड़ देना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ से फिर आगे बताएंगे। तो ये पार्ट 1 रहेगा बिहार शॉप को लेकर, बने रहिए। पूरा ई-कॉमर्स बनाएंगे, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे, एड्रेस, कूपन और ऑर्डर कैंसिलेशन, ठीक है, स्टैटिक पेजेस, उसके ऊपर कैटेगरी मैनेजमेंट, बहुत सारा कुछ करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।